अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लाता है बहुत सारे मालूमाती प्रोग्राम, जिससे आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सिखाते भी हैं दूसरों को यहाँ से सीख के। इसी तरह की सीरीज इल्मी सिटी में जो चलाई हुई है, इसी सीरीज के साथ एक और सेशन यहाँ पे आज मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक अच्छा सेशन कंडक्ट करने के लिए। हमेशा की तरह आज मैं फिर ये मेंशन करना नहीं भूलूँगी कि मेरा जो टॉपिक है वो आज एक और स्पेशल है और एक बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है वो डिस्कस होने वाला है, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी सोसाइटी में ज़रूर स्प्रेड होनी चाहिए। आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ बहुत ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। वार्मली वेलकम मैम एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इल्मी सिटी। Ma'am, I am audible for you. बहुत माज़रत के साथ मैं अपने ऑडियंस को बताते चलूँ कि हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, शायद उनका थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू हो गया है। पाकिस्तान है और ये इश्यू तो फिर चलते रहते हैं। चलिए मैं अपने ऑडियंस को बताते चलूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है और आप प्लीज़ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, उससे रिलेटेड आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू टॉपिक होगा। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत स्पेशल है और हम इसमें ऑटिज़्म स्पेक्ट्रिज्म के बारे में बात करने लगे हैं। ये जो ऑटिज़्म जो है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आज हम इसको डिटेल से बताएँगे, ये किन वजूहात से और किन-किन लोगों को होता है और इसमें क्या सिम्पटम्स होते हैं, किस तरह डायग्नोज़ होता है। क्योंकि ये इस तरह का फैक्टर है कि जो कि हम आम रूटीन में भी देखते हैं और शायद हम जज नहीं कर पाते कि जी हमारे साथ जो बच्चा मौजूद है वो उसको ये इश्यू है। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इल्मी सिटी। Once again, welcome. Thank you very much. जज़ाकल्लाह। जी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैम आफाफ, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ। पीएचडी स्पेशलिस्ट एजुकेशनिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में माशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने इस बहुत स्पेसिफाइड टॉपिक को चूज किया हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया है। चलिए जैसे ही हमारी गेस्ट आती हैं हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ऑटिज़्म डिसऑर्डर के लिहाज से है। ये जो डिसऑर्डर जो होता है ये स्पेसिफाई होता है बच्चों में। तो मेरा आज का अपनी ऑडियंस से ये कह लें कि कहना है कि आप इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछें कि ऑटिज़्म क्या है, किस तरह डायग्नोज होता है, इसमें क्या वजूहात है। क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं और कह लें कि सिम्टम्स हैं, ये अक्सर हम लोग बच्चों में देखते हैं, लेकिन क्योंकि हम साइकोलॉजी से आप लोग जैसे हम तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और एज अ साइकोलॉजिस्ट हम इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन आप लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है। हमारे सामने हमारा बच्चा इस तरह का मिसबिहेव कर रहा होता है और उसको मिसबिहेव तो नहीं करेंगे, इस तरह का बिहेव कर रहा होता है, इस तरह का रिएक्ट कर रहा होता है, लेकिन हम उसको जज नहीं कर पाते, हम बता नहीं सकते कि इश्यू क्या है। जी मैम, आई होप सो कि अब नेटवर्क का इश्यू रिजॉल्व हो गया। Yes, hopefully. ओके मैम, हमने टॉपिक की तरफ जाएं तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि ऑटिज्म है क्या? थैंक यू वेरी मच इकरा, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आके बात कर सकूं और ख़ास तौर पे आज आपने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है वो डेफिनेटली जो चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें एक बहुत डिफरेंट डिसेबिलिटी है जिसके ऊपर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका सवाल से ही बात शुरू करते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है आमतौर पे इसे ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो क्लिनिकल नाम है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब इसको हम स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं और डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? देखिए बहुत सारे लोग इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानते हैं।
डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि इसकी जो ऑनसेट है वो डेवलपमेंटल पीरियड में अपीयर होता है, यानी बिफोर 3 इयर्स ऑफ लाइफ जो है, यानी जो बड़े क्रिटिकल ईयर्स होते हैं आपके डेवलपमेंट के, उसमें इसका ऑनसेट होता है। और स्पेक्ट्रम इसको इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो वेरिएशंस हैं, इसकी जो वैरायटी हैं, जो कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जो ऑटिज्म के साथ बच्चे हैं, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में है। डिफरेंट तरह से उनके लाइफ एस्पेक्ट्स को वो कवर कर रही होता है ये डिसऑर्डर। और जो जितने भी बच्चे हैं जो कि इस डिसेबिलिटी के साथ सफ़र कर रहे हैं, इस डिसऑर्डर के साथ सफ़र कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस या सिम्पटम्स जो हैं वो डिफरेंट, तो इसलिए इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का नाम दिया। मैम ये अब अगर ऑटिज्म हम थोड़ी सी स्पेक्ट्रम और डिसऑर्डर जो है, सॉरी, एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, जी जी ये स्पेसिफिकली सिर्फ बच्चों में ही होता है? ये जरा हमारी ऑडियंस को क्लियर कर दें। देखिए, ये इसकी इब्तिदा जो है वो बचपन से होती है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ों में नहीं होता, क्योंकि इसका ऑनसेट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 साल की उम्र से पहले पहले अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि किसी बड़े को ऑटिज्म हो गया, क्योंकि हाँ वो जी। उसका ऑनसेट वहां नहीं है। ऑनसेट होने का मतलब ये है कि वो डिसेबिलिटी या वो डिसऑर्डर जो है वो किस उम्र में जाहिर हो रहा है, तो उसका जो ऑनसेट है वो 3 साल की उम्र से पहले पहले जाहिर हो जाता है, जो कि क्रिटिकल डेवलपमेंटल जो है पीरियड होता है बच्चों का। उस उम्र से जो है वो उसकी इब्तिदा हो जाती है। हमारे यहाँ चूंकि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं है, प्रॉपर उसकी अर्ली इंटरवेंशन जिसको आप कहते हैं, उसके लिए कोई अर्ली आइडेंटिफिकेशन के कुछ जराए मौजूद नहीं है, तो बहुत आमतौर पे ये होता है कि जो वालिदैन हैं उसको एक्सप्लोर करते करते उसके डिसऑर्डर को, वो एक जो सर्टन एज है डेवलपमेंट की वो क्रॉस कर चुके होते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ ना तो जो आम जगहों पे, जैसे कि कुछ रिमोट एरियाज हैं, तहसीली हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो इतने वो भी आमतौर पे स्पेशलिस्ट नहीं होते, बल्कि आपने देखा है कि बहुत सारे कुछ जिसको आप कहते हैं डॉक्टर्स एक सर्टिफिकेशन लेके डॉक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, तो वो उसको डायग्नोज नहीं कर पाते, डिप्लोमा टाइमली डॉक्टर्स उसको कैसे? डायग्नोज नहीं कर पाते। और वो जब बच्चे पेरेंट्स पहुंचते हैं डायग्नोसिस तक फाइनली, तो उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी होती है, बच्चों की समटाइम 7-8 ईयर्स तक जो है वो डायग्नोज करते हैं। क्योंकि अर्ली ईयर्स में ऑनसेट होता है, तो समटाइम्स पेरेंट्स ये समझते हैं कि कुछ डेवलपमेंटल डिले है, शायद बच्चा अब नहीं बोलना शुरू कर रहा, तब बोलना शुरू कर देगा, कुछ कमजोरी है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो इसका जो डायग्नोसिस है वो होते होते कुछ डिले हो जाता है। वैसे अगर आप देखें कि जो इसकी क्लिनिकल असेसमेंट है, दैट कैन बी डायग्नोज्ड बिफोर और राइट आफ्टर द एज 3। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन मैम ये आपने ये बिल्कुल बात ठीक कही है कि हमारे यहाँ पे मिथ्स बनी हुई हैं कि जी हाँ, शायद जी हमारे तो खानदान में है कि बच्चे देर से बोलते हैं, हमारे खानदान में ये चीज है, और लोग इस चीज पे यकीन करते हैं। अगर आप उन्हें कहें भी तो वो इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि शायद अब तो वैसे साइकोलॉजी ने बहुत ज्यादा कह लें कि अवेयरनेस फैला दी है लोगों में, लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू को मानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ जगह पे ऐसे है कि वो लोग इन चीजों को नहीं मानते। देखिए, जो डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस है, बहुत सारी कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी होती हैं जो कि अपेरेंट होती हैं, नजर आती हैं बज़ाहिर, ठीक है। कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर किसी बच्चे को नजर नहीं आता तो वो डेफिनेटली बहुत जल्दी डायग्नोसिस भी हो जाता है, और क्लियर होता है कि उसके बाकी तमाम मामला, लाइफ एक्टिविटीज उसकी नॉर्मल है, बट ही कैन नॉट सी। इसी तरह से अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट की हम मिसाल लेते हैं, तो वो जाहिर है बच्चा सुन नहीं रहा, बाकी उसकी सब एक्टिविटीज नॉर्मल हैं, तो पेरेंट्स को अंदाजा हो जाता है कि इसके सिर्फ सुनने का मसला है। इसी तरह से कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, जैसे कि पोलियो है या अदर देन दैट और डिसेबिलिटीज हैं, वो नमूदार हो जाती हैं, उसकी अपेरेंट कंडीशन नजर आ जाती है और उसको अंदाजा लगाया जाता है। अच्छा, ये जो हमारा ऑटिज्म है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, खास तौर पर इसको कंफ्यूज किया जाता है मेंटल रिटार्डेशन के साथ, या अदर कोई इस तरह के सिम्टम्स जो है उनके साथ। हालांकि इसकी जो कुछ डायग्नोसिस, अगर जो एक्सपर्ट्स मौजूद हों और जो इस फील्ड से लोग ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए तो इसको अंदाजा लगाना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए उसकी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो बड़ी क्लियर होती हैं। उसमें बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, मसलन तो जो उसके क्लिनिकल डायग्नोसिस किए जाते हैं, उसकी बेसिक 3 एरियाज डेफिसिट्स होते हैं। एक उसका जो कम्युनिकेशन का एक चैनल होता है, सर्कल होता है, वो बड़ा लिमिटेड होता है, सोशल कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड होता है। दूसरी चीज जो है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव ग्रोथ, वो इम्पेयर है, यानी वो प्रॉपर नहीं होती है। और तीसरी चीज ये कि उसमें रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं।
आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंट तरह से बिहेवियर्स हो सकते हैं, रेपिटेटिव लाइक हेड नोडिंग हो सकती है, हैंड बेंडिंग है, मुख्तलिफ तरह से, यानी जो भी उसके बिहेवियर्स हैं उसमें रेपिटेशन आपको नजर आएगा। अच्छा, अभी जो मैंने कम्युनिकेशन की बात की, इसमें कम्युनिकेशन में क्योंकि लैंग्वेज एक बड़ा रोल प्ले करती है। अब उसके रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों लैंग्वेजेस जो हैं उसमें मसला आ रहा होता है। हमारे यहाँ तो देखिए ऑटिज्म पे कोई रिसर्च मौजूद ही नहीं है, एज सच कुछ ना तो इस ये डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है आपके पास कि कितने परसेंट जो है इसकी प्रेवलेंस है हमारे यहाँ। तो जब हमारे पास लोकल स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं होते तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं हम उनको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उनको रेप्लिकेट या उनको जो है वो हम समझते हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसके जो इंटरनेशनल जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बहुत हैरानकुन है। एक तो ये डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर जो है 1940s में जो है इसका जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया, इसको नाम दिया गया, और स्कैनर जो था उसने इसको नाम दिया, पहचाना, और इसको ऑटिज्म के नाम से पहले शुरू किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चूंकि इसके वेरिएशन बहुत ज्यादा थी तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा गया। यूएसए में जो इसके ऊपर रिसर्चेस मौजूद हैं वो इनिशियली तो ये कहती थी कि जी 500 में से कोई एक बच्चा जो है वो इस ऐसे डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, लेकिन अब जो रिसेंट रिसर्चेस हैं जो कि ऑफ डिसेबिलिटी जो वहां पे मौजूद है उसकी रिसर्च है वो ये बताती है कि जी जी, आप कंटिन्यू करें, मैं आपको सुन सकती हूँ। जी, तो यानी आप देखिए कि वो इतनी हद तक इसकी प्रेवलेंस वहां पे हो चुकी है कि अगर 150 बच्चा है तो उसमें से एक बच्चा जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से किसी भी तरह से उस बीमारी में मुब्तला है। तो ये बड़ी डेंजरस किस्म की जो है ये स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे यहाँ। क्योंकि देखिए हर जगह का कॉन्टेक्स्ट तो सब कुछ डिफरेंट होता है, हम ये तो नहीं कह सकते और हम इस चीज को निगेट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स मौजूद नहीं है। बहरहाल इसमें बड़ी जो है वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, इसकी मैनेजमेंट क्योंकि बाकी डिसऑर्डर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सबसे बड़ा मसला हमारे पास इसमें कम्युनिकेशन का होता है। बच्चों का डेवलपमेंटल पीरियड में ये क्योंकि उनका कम्युनिकेशन जो है जब तक नहीं हो पाती है, और कम्युनिकेशन में भी इनकी देखिए एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक इनकी ना नॉन सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन में डेफिसिट्स होते हैं बल्कि इनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी डेफिसिट होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? अगर जैसे हम कि जो इनके हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जी जी, अगर अगर हम इनके हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं डेफिनेशन कर दें। तो वो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे सुन बोल नहीं सकते लेकिन दे कैन यूज देयर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको कि आप साइन लैंग्वेज कहते हैं। दे कैन कम्युनिकेट देयर नीड और दे कैन कम्युनिकेट और आस्क देयर क्वेश्चंस और कंसर्न्स फ्रॉम देयर नॉन वर्बल साइंस और क्यूज, बट दीज चिल्ड्रन कैन नॉट यूज इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी हेड नोडिंग और ये सब जिसको आप साइन लैंग्वेज के अंदर जो भी सब चीजें आती हैं, ठीक है, इनकी उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो डेफिनेटली इज अ डिफिकल्ट केस टू अंडरस्टैंड एंड टू डील विद। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको मतलब जैसे हमें अभी हमने ये कहा कि वर्बल और नॉन वर्बल में भी ये पुअर होते हैं, ये लोग नहीं अपने आप को, डेफिसिट्स होते हैं, इनकी बहुत सारी कमियां होती हैं, ये लोग नहीं बता सकते। तो अगर कोई बच्चा 3 साल का है और वो अपनी बात ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहा, वर्बली भी नॉन वर्बली भी, ठीक है, तो क्या हम उसमें ये डायग्नोस कर सकते हैं? या मतलब अगर एक पेरेंट्स हैं, अगर एक सिनेरियो रखें तो उन्हें नहीं पता कि हमारे बच्चे के साथ ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो उसको उन्हें इन चीजों से पता चलेगा, ये कह लें कि कुछ अलामात होंगी कि जिसे वो कह सकते हैं कि हमें इसको प्रॉपरली चेक करवाना चाहिए। देखिए आपने ये पूछा कि पेरेंट्स के हवाले से इसको क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ऑटिज्म है इसको हम ये समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इट इज लाइक अ गोल्ड माइन फॉर सम एक्सपर्ट्स। वाई वी से गोल्ड माइन बिकॉज बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो चंद एक अदारे बने हुए हैं खासतौर पर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके पास चूंकि लिमिटेड कैपेसिटी होती है बच्चों को मैनेज करने की और रेंज ऑफ क्लिनिकल
सेटअप उनके लिए वो करते हैं कि जनाब ये हमारे पास ये तमाम इस तरह के सब असेसमेंट पैटर्न्स हैं, हमारे पास ये डायग्नोसिस है, हम ये वाला टूल यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। तो थाउजेंड्स ऑफ मनी जो है वो सिर्फ इन इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट जो है वो पेरेंट्स से लेते हैं। और ये सिलसिला फिर वहां तक नहीं रुकता, बल्कि फिर उनके लिए जो थेरेपी सजेस्ट की जाती हैं उसके लिए भी पर विजिट जो है एक अच्छी खासी अमाउंट रखी गई है कि इतनी परसेंट जो है ये आपकी स्पीच थेरेपी होगी, ये बिहेवियर थेरेपी होगी, देयर आर सम अदर टेक्निक्स। फिर हम इनके लिए हमने बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया है क्लिनिकल सेटिंग, और हम ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड या क्लिनिकल सेटअप में इनकी थेरेपीज या ट्रेनिंग होती है। हालांकि जब हम उनको लिमिटेड सेटअप थेरेपीज को लेके चलते हैं तो फिर फाइनली हम उनको इंक्लूड करना, क्योंकि उनके सोशल इश्यूज भी होते हैं, सोशल इंक्लूजन में भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। अब इंटरनेशनली जो देखा जा रहा है चीजों को, या इंटरनेशनल रिसर्चेस अब लेटेस्ट वो बता रही हैं कि आप इनको एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रख के अगर इनकी आप थेरेपीज लेके चलते हैं सारी, तो वो इनके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकती हैं। क्योंकि देखिए आप उन्हें करवा तो एक लिमिटेड सेटअप में रहे हैं ना, रिस्ट्रिक्टेड सेटअप में करवा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टर्स फ्री होके सब चीजें आप उनके लिए अरेंज कर रहे हैं, लेकिन जब ये फिर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं तो वहां इनको प्रॉब्लम आती है। तो पेरेंट्स के हवाले से, और आपने पूछा कि अर्ली डायग्नोसिस, तो अर्ली डायग्नोसिस हमारे यहाँ तो बहुत सारी और डिसेबिलिटीज का नहीं होता, ये तो एक कॉम्प्लेक्स डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसको कि डायग्नोज करने में पेरेंट्स और समटाइम्स कुछ एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। दूसरी बदकिस्मती जो है वो ये है कि हमारे यहाँ जो इवन के एजुकेशनल सेटअप्स बने हुए हैं वो भी ऑटिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खास तौर पे हमारी जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चों के लिए। इवन के जो स्पेशल स्कूल्स भी हमारे बने हुए हैं वो भी इनको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके साथ ना सिर्फ ये जो 3 मेजर मैंने चीजें बताई इनके डेफिसिट्स हैं, बल्कि जो इनके अदर इश्यूज हैं जिसमें कि हाइपर एक्टिविटी होती है इनमें, समटाइम्स दे आर मोर एक्टिव देन देयर नॉर्मल स्ट्रीम्स। इसी तरह से इनके जो अदर चीजें हैं लाइक दे कैन नॉट सिट इन अ नॉर्मल सेटअप जैसे कि आम बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, उस तक आपको ट्रेनिंग लेके जाना, तो वहां पे स्कूल्स में इनके लिए सेटअप बनाना या अरेंजमेंट्स करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे जो स्पेशल स्कूल्स, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, वो भी इनके लिए कुछ खास अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे, शायद कुछ 1-2 अदारों में इस तरह की फैसिलिटी को अरेंज किया गया है। तो बहरहाल फिलहाल जो इनकी मैनेजमेंट हो रही है वो हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं वो हो रहे हैं। फ्यू ऑफ देम आर वेरी गुड, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। खास तौर पे जो हमारे रिमोट एरियाज हैं या जो स्मॉल सिटीज हैं वहां पे तो बिल्कुल भी कुछ ऐसी इनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है, मींस देयर इज नो स्कूल फॉर दीज किड्स। सो पेरेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और पेरेंट्स के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सबसे पहले तो जाहिर है बच्चे को डायग्नोज करना, कि पेरेंट्स ये जान लें कि हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है या इशू क्या है। तो वो दर बदर होते रहते हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल में। अच्छा, वो हॉस्पिटल की जो एज गुजरते गुजरते यानी 5-6 साल तक तो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते हैं। उसके बाद फिर जब उनकी स्कूल एज आती है और उनकी एज के बाकी बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में जा रहे होते हैं, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि अब हम कौन सा स्कूल चूज करें, और स्कूल, देयर इज नो स्कूल फॉर दैम। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर पेरेंट्स, ना तो उन्हें मेडिकली कोई इंटरवेंशन मिल रही है, ना उन्हें अर्ली इंटरवेंशन के लिए कुछ फैसिलिटीज हैं, ना ही उनके पास कोई स्कूलिंग की फैसिलिटीज हैं। सो द डिसऑर्डर नॉट ओनली इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द किड ओनली, बल्कि जो उनकी फैमिली है, ये पेरेंट्स का सेटअप है, दे आर सफरिंग मोर। मैं अभी ये जो आपने बात की ना, मैं इस बात पे एक बात करना चाह रही थी कि सेम ये तो मैंने अपनी रियल लाइफ में एक एग्जांपल देखी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ एक चाइल्ड देखा है मैंने, और यही मसला था कि उसके पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा था कि क्या इशू है, ठीक है। और वो कह लें कि हड्डियों के दर्द से जोड़ों के दर्द में बीमारी ट्रांसफर हो गई है, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि इशू है क्या। और जब उसका जो डायग्नोज हुआ, ठीक है, और ये स्पेशल ये हमारे लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात है, तो तब वहाँ का जो स्कूल है स्पेशल एजुकेशन, वहां फिर उन्होंने लेना बंद कर दिया जी, अब तो ये बच्चा जो है ना ये 5 इयर्स ओल्ड हो गया, हम इतने बड़े बच्चे को नहीं लेते। तो मतलब वहीं से वो इलाज करवा रहा था, वहीं से डायग्नोज नहीं हुआ डॉक्टर से खुद,
और जब ये हो गया डायग्नोस तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि जी बच्चे की एज जो है ना वो बड़ी है। मतलब ये हमारे अपने पाकिस्तान में ये सब हो रहा है जी और जी ये जी, दिस बहुत इज यू रेफरिंग ओनली वन केस। ये तो आप सिर्फ एक केस की बात कर रही हैं, लेकिन यकीन जानिए कि ओवरऑल यही हालात हैं। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अब हम पेरेंट्स को बार बार क्यों कहते हैं कि पेरेंट्स की सपोर्ट सिस्टम इज वेरी नेसेसरी, व्हाई? बिकॉज इनिशियली खास तौर पे जो बिफोर स्कूल एज है उसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन की जरूरत होती है कि एक तो ये बात होगी डायग्नोसिस तक, आफ्टर डायग्नोसिस उन्होंने क्या करना है। यानी एक तो डायग्नोज होने का टाइम ठीक नहीं है, डायग्नोसिस की कोई फैसिलिटीज नहीं है, फिर डायग्नोज होने के बाद उनकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। ट्रीटमेंट में देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज, डेफिनेटली उन्हें स्पीच थेरेपी की भी जरूरत है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी जरूरत है, उन्हें अदर जो टेक्निक्स हैं यूज की जाती हैं इनके लिए, पैक्स यूज किया जाता है, एबीए यूज किया जाता है, टीच है एक मेथड वो यूज किया जाता है, जो कि डिफरेंट एक्सपर्ट जो फील्ड एक्सपर्ट्स होते हैं वो इनके लिए प्रोवाइड करते हैं कि इनकी जो सोशल कम्युनिकेशन है उसको इन्हांस कर दिया जाए, किस तरह से इनके जो अटेंशन स्पैन है उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि ये बेसिक स्किल्स हैं जो कि किसी भी अदर लाइफ स्किल को, जैसे कि पढ़ने के लिए, एजुकेशनल सेटअप में जाने के लिए या किसी साथ इंटरेक्शन करने के लिए, ये जरूरी है कि बच्चे के अंदर ये बेसिक स्किल्स जो हैं ये उसके अंदर डेवलप हो सके। तो वो वाली जो स्टेज है उसके लिए पेरेंट्स को नहीं पता कि उन्होंने वो सारी हेल्प कहाँ से सीख करनी। और इंटरेस्टिंगली ये जो बच्चे हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ, इनको अगर इनके साथ डेफिसिट्स हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ आप ये देखिए कि मोर देन 20 to 30% जो ऑटिज्म के साथ बच्चे होते हैं, दे आर विद परफेक्ट आईक्यू, नॉर्मल आईक्यू, एंड दे हैव सम स्पेशल एबिलिटीज, लाइक समटाइम्स दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, समटाइम्स दे आर वेरी गुड म्यूजिशियंस, समटाइम्स कंप्यूटेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं उनकी। तो ये अब स्किल्स को एनहांस करना, अभी मैं आपको एक अगर केस बताऊं तो पिछले दिनों एक जगह पे एक क्लिनिकल सेटअप पे हम बैठे हुए थे और वहां पे एक बच्चा आया ऑटिज्म के साथ। बहुत ज्यादा देखना जो है ये तो हम उसको नहीं कह सकते कि इसके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो मोबाइल ऑपरेट कर रहा है और देख रहा है, चाइल्ड वॉज जस्ट लाइक 6 years old, 5 to 6 years old, और उसने वो मतलब उसने बताया कि जी इस तरह से सर ऑपरेट कर ले तो देख लेता है। तो हमने कहा इसको आप करने दें, बिकॉज इसके अंदर ये स्पेशल एबिलिटी है। ठीक है, तो हमें ये भी पेरेंट्स को गाइड करने की और काउंसलिंग करने की जरूरत है कि अगर उनके अंदर बच्चों के साथ कोई स्पेसिफिक उनके अंदर कोई एबिलिटी है उसको यूज कर रहे हैं तो उसको किस तरह से एनहांस किया जा सकता है, उसको आप किस तरह से उसकी जो रेजिडुअल एबिलिटीज हैं आप उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो पेरेंट्स के लिए जो है वो एक काउंसलिंग और गाइडेंस जो है उसका पार्ट होना ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि जो हम अगर सक्सेसफुल कंट्रीज या जो कंट्रीज जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है, अगर हम उनके प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो उन्होंने एक अंडर 12 years ऑफ एज पूरा एक सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है जो कि पेरेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट जो भी उनकी नीड्स होती हैं उसके हवाले से। यानी आफ्टर 12 years जो है वो जाहिर है बच्चा थोड़ा इस मैम अगर जैसे हम इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बारे में आई एम ऑडिबल फॉर हो जाता है कि वो खुद से स्कूल से या अदर वे से जो है वो अपनी फैसिलिटीज को ले सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स को पता हो। डेफिनेटली हम अपने तौर पे भी मुख्तलिफ फॉरम्स पे ये बात को इन कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर रहे हैं तो क्या ये जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता है पेरेंट्स से बच्चों में? मतलब इसका जीन से भी ट्रांसफर होना? आई थिंक सो नेटवर्क इश्यू है हमारी गेस्ट का। जी वेलकम मैम। मैं पूछ रही थी कि जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? देखिए अगर आप ये बात कर रही हैं, ये हम इसकी बात आ गई है कॉजेज की कि व्हाट आर द मेन कॉजेज, ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जो कि जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है बच्चों में आता है। अगर हम इवेंचुअली कुछ देखें तो इसकी कोई अभी तक हमारे पास स्पेसिफिक कॉजेज जो हैं वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जेनेटिक्स इज वन ऑफ द कॉज। और इसी तरह से जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं इन्फ्लुएंस आल्सो इन्फ्लुएंस विद द जेनेटिक कॉजेज। बहरहाल दिस इज नॉट ओनली द वन कॉज बट इट कैन बी अ वन कॉज फॉर दैट डिसऑर्डर।
तो डेफिनेटली इसमें हेल्प हमारे यहाँ अभी इतना कोई एडवांस किस्म की फैसिलिटीज तो अवेलेबल नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इस चीज को डायग्नोज किया जा सके और उसके लिए कोई रेमेडीज दी जा सके। लेकिन जो है वो इट कैन बी अ कॉज। तो कुछ अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा केस है तो आप पेरेंट्स जो हैं दे कैन गो फॉर द काउंसलिंग और द गाइडेंस फॉर दिस के व्हाट दे हैव टू डू इफ दे हैव एनी केस इन दिस फैमिली। जी, थैंक यू सो मच। ये वाकई में ये वो आज हमने डिजीज को डायग्नोज करने की कोशिश किया या लोगों को अवेयरनेस करने की कोशिश किया जिसके बारे में हम नहीं जानते, और एज अ साइकोलॉजिस्ट और हम लोग बहुत हद तक जानते हैं, बल्कि मुकम्मल जानते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो इस चीज को कोई भी नहीं मानता। और शायद वो लोग आपकी हम जैसे ही डिस्कस कर रहे थे सेशन के स्टार्ट में कि लोगों को पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या है, और जब काम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और फिर ये चीज डायग्नोज होती है, इसमें हम पेरेंट्स को भी नहीं कहते कि जी उनका इशू है। डॉक्टर्स भी कुछ माशाल्लाह से कोऑपरेट नहीं करते, स्पेशली गवर्नमेंट के, और उनके पास शायद बर्डन इतना होता है तो वो किसी भी बच्चे को प्रॉपरली देखते नहीं है और बस गुजार देते हैं, और फिर गुजारने में जिंदगियां गुजर जाती हैं, और आप कह लें कि पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। उनका नहीं, उनके साथ साथ जिनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई सिबलिंग्स आ रहे होते हैं उनके साथ हॉस्पिटल्स में, वो बेचारे भी प्रॉपर अपने हर कह लें सोशल एक्टिविटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, प्रॉपरली तौर पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन खैर ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। आई होप सो कि अब बहुत ज्यादा जैसे साइकोलॉजी ने तरक्की कर ली हमारी सोसाइटी में, मुझे उम्मीद है कि हम इस चीज पे जो कह लें कॉप अप कर लेंगे और इन सिचुएशंस को काबू करने की कोशिश करेंगे। और मैम एक अगर हम लोग देखें कि जो हमारे ऑडियंस से एक क्वेश्चन है, मैं पहले वो ले लूं उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। उन्होंने कहा कि जी आप जरा प्लीज इनके जो डायग्नोस किस तरह करते हैं वो रिपीट कर दें। देखिए मैं अगर तो आप एक मतलब जर्नली आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ उसको एक तो वो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस की बात करें तो डेफिनेटली वो डायग्नोसिस जो है वो एक टीम के थ्रू होता है, डॉक्टर एंड प्लस साइकोलॉजिस्ट। हाउएवर द सिम्टम्स जो कि आम तौर पे हम ये समझते हैं, हमें DSM-5 जो है लेटेस्ट जो है वो हमें मैनुअल है DSM-5 जो कि हमें बताता है, उसमें आपके पास 3 मेजर एरियाज हैं जिसमें कि आप डेफिसिट्स देख सकते हैं या उसके अंदर इश्यूज देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन इशू। कम्युनिकेशन जो है वो उसमें डेफिसिट होता है, वो कम्युनिकेशन में लैंग्वेज भी आ जाती है, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव बोथ लैंग्वेज पैटर्न्स जो हैं उसके वो उसमें डेफिसिट होता है। सेकंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं लैंग्वेज में भी, इवन आपको वो भी जो है उसके अंदर। am I audible? यस यू आर। जी। लैंग्वेज पैटर्न्स भी आपको उसके अगेन एंड अगेन जो है वो मिलेंगे, उसमें भी आता है मसला। आई थिंक सो गेस्ट का थोड़ा सा नेटवर्क इशू। जी जी, वेलकम बैक। जी जी, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, रेपिटेटिव बिहेवियर्स और सोशल इंटरेक्शन ये लिमिटेड है, ठीक है। और डेफिनेटली आप एज ए लेमैन तो आप उसको किसी को भी स्टैम्प नहीं कर सकते इन 3 चीजों पे। और ये देखें कि इसके अलावा जो DSM-5 बताता है वो ये बताता है कि जो तीनों सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं दिस मस्ट बी अकर बिफोर 3 years ऑफ एज, ठीक है। यानी अगर 3 साल के बाद अगर होते हैं तो वो कोई और रीजन हो सकती है। पांचवा जो क्राइटेरिया वो बताता है वो ये बताता है कि ये सब कंडीशंस जो हो रही हैं इसकी रीजन जो है वो मेंटल रिटार्डेशन नहीं होनी चाहिए, कोई और अदर डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि जो लैंग्वेज प्रोसेस में तो हो सकता है कि वो उसको सुनने की वजह से सुनाई ना देता हो तो उसकी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आया, तो हम कह रहे हैं कि क्योंकि लैंग्वेज इम्पेयर्ड है तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। नो। तो आपको ये 5 चीजें जो हैं इनका एक पूरा वो पांचों चीजें मिलनी चाहिए। अगर ये पांचों चीजें उसमें मौजूद हैं तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। और डेफिनेटली किसी को लेबल करने के लिए या डायग्नोज प्रॉपर करने के लिए आपको एक टीम या नेटवर्क की जरूरत है। अदरवाइज एज ए लेमैन और अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं या किसी आप स्कूल में काम कर रहे हैं, अदर देन दैट कोई ऐसी सेटिंग है जहाँ पे आपका स्पेशल बच्चे आते हैं और आप उनको इनिशियली अपने तौर पे कुछ सर्विसेज देना चाहते हैं, तो ये 5 कंडीशन जो हैं ये आप देखिए। इस टाइम जो हम लेटेस्ट रेफर करते हैं वो DSM-5 को रेफर करते हैं।
जिसके जरिए हम इनका डायग्नोसिस मैनुअल है बेसिकली वो, जी जो कि बिल्कुल डायग्नोसिस के बारे में बताता है कि हाउ टू डायग्नोज दिस जी डिसऑर्डर। बिल्कुल ऐसा जी बिल्कुल ऐसी है कि हम DSM-5 को बहुत ज़्यादा हमारी साइकोलॉजी में डायग्नोस किसी भी चीज़ को करना हो तो हम लोग हर चीज़ का क्राइटेरिया वहाँ से जाके देखते हैं, उसके मुताबिक सारे सिम्पटम्स और साइंस देख के फिर हम लोग करते हैं। किसी भी चीज को नहीं, बेसिकली लेकिन जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो कि जी, जी, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए वो प्रोवाइड करते हैं, बाकी तमाम डिसेबिलिटीज के लिए नहीं करते। ये भी मैं मतलब थोड़ा सा आपके नॉलेज में एक्चुअली में हम बात कर रहे थे तो मैंने सिर्फ इन्हीं स्पेसिफाई किया है। चलिए, यस। अच्छा ये एक अगर मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँ तो हम अगर इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ, जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी इसका ज़िक्र किया था सेशन के स्टार्ट में, तो जो ये लोग होते हैं, इनको हम लोग थेरेपीज़ देते हैं और या कोई और यस, ट्रीटमेंट इनके साथ किया जाता है? देखिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, जैसे कि अगर किसी ये भी देखा है कि मोर देन 50% बच्चे जो हैं उनकी वो मेंटल रिटार्डेशन के साथ इसमें होते हैं। इसके अलावा एपिलेप्टिक भी होते हैं, एपिलेप्सी भी होती है, फिट्स भी आते हैं कुछ बच्चों को, ज़ाहिर है एपिलेप्सी होगी तो उसके लिए तो डेफिनेटली आपको साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए हो। अदर देन दैट जो अदर बिहेवियर्स इश्यूज हैं उसके लिए, लैंग्वेज प्रोसेस के लिए दे आर सम थेरेपीज लाइक स्पीच थेरेपी, you also do some cognitive therapy, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट थेरेपी है सेंसरी थेरेपी, इनके लिए बहुत ज्यादा सजेस्ट की जाती है क्योंकि इनके सेंसरी इश्यूज भी होते हैं। सेंसरी मीन्स समटाइम्स दे आर overly sensitive to some voices, noises और some touch, तो इनको वो सेंसरी थेरेपी जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है। फ्यू ऑफ अगर आपने जैसे कुछ केसेस देखे हैं तो आप जैसे कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो कि इन बच्चों को इरिटेट भी करते हैं, और कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो कि इनको इतने अच्छे लगते हैं कि दे ऑलवेज लाइक टू हियर दो साउंड्स, और कुछ रोटेशन मूवमेंट्स बना लेते हैं, जैसे किसी चीज को घुमाया और फिर उसको देखते रहे। टच जो है वो समटाइम्स इनको कुछ सरफेसेस जो हैं उनको टच करना अच्छी नहीं लगती हैं। समटाइम्स वाटर, पानी को टच करना, किसी हार्ड सरफेस को टच करना, तो वो नॉर्मल रूटीन डे लाइफ में हमारी वो चीजें चल रही होती हैं, लेकिन वो इस बच्चे को मैनेज करने के लिए उसके अंदर डिफिकल्टी पेश आती है, तो वहां पे फिर हम सेंसरी थेरेपीज जो हैं, और इसके साथ साथ सेंसरी थेरेपीज में आपकी जो विजुअल थेरेपीज है, यानी वो भी उसके साथ उसका ही हिस्सा है कि कुछ खास लाइट्स और उसके साथ भी जो है इनकी ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली वी रेफर टू द डॉक्टर। बिल्कुल ऐसे थैंक यू सो मच मैम। आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये एक मेरे ख्याल से इस टाइम बहुत बेसिक नीड है, क्योंकि जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के जो नॉर्मल हम लोग बात करते हैं इन पे तो बहुत सारी बात हो जाती है और लोग इनके बारे में बहुत सब जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा डायग्नोस कह लें कि होता है और हमें पता भी नहीं होता कि क्या है, और इसकी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है कि ये डिजीज क्या है, किस तरह डायग्नोज होती है, और हम पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता, अक्सर डॉक्टर्स भी इसमें कोताही कर जाते हैं। तो ये सब चीजें, इस चीज की अवेयरनेस फैलाना एक बहुत कह लें कि सदका जारिया भी थी कि लोगों को इस बारे में बताते कि ये जो एक बहुत बड़ा एक डायग्नोज हो जाता है, एक डिजीज है और इसको इस तरह आप पहचान सकते हैं। प्रॉपर तो नहीं, लेकिन कह लें कि जब आपके पास हिंट होता है तो फिर किसी भी चीज को डायग्नोज करना मुश्किल नहीं आप होता। कम रेफर से कर कम सकते हैं। अवेयरनेस आ गई है तो प्रेफरेंस आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, तो फिर हम लोग डॉक्टर भी रेफर कर लेते हैं कि अब हम इसके पास जाएं। जज़ाकल्लाह वंस जी, अगेन, क्या थैंक यू सो मच। आपका जो है मैं थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि एक तो जैसे आपने ये टॉपिक चूज किया पेरेंटल सपोर्ट का, तो डेफिनेटली पेरेंट्स जो हैं उनके लिए सपोर्ट मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने खुद ही बताया कि जब ये किसी फैमिली में होता है तो वो फैमिली का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। बच्चा तो मसले में होता ही है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता चलता होता कि उन्होंने हेल्प किससे लेनी है, उन्होंने कहाँ पे जाना है, और फिर चूंकि आपके पास दुरुस्त रास्ता नहीं होता तो उस सारे सिलसिले में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, वो एज ब्रैकेट जो है निकल जाती है जिसमें कि आप थेरेपी करके इम्प्रूव कर सकते हैं कंडीशंस को। और दूसरी तरफ जो है एक बड़ा इशू ज़ाहिर है हमारे यहाँ अभी हमारे पाकिस्तान में जो है वो डिसेबिलिटीज़ के लिए अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो उनकी स्कूल्स तक एक्सेस है, और जिस तरह से बाकी बच्चों के लिए राइट है एजुकेशन, इस तरह से चिल्ड्रन विद ऑटिज्म जो है उनके लिए भी उतना ही वो राइट है एजुकेशन जैसे कि बाकी बच्चों के लिए। तो यहाँ तक हमें सिर्फ रह जाना कि उनकी हम डायग्नोसिस या उनकी ट्रीटमेंट तक की बात करें, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उनका जो एजुकेशनल राइट है हमें उसको भी निगेट नहीं करना चाहिए।
बिकॉज आई एम एन एजुकेशनिस्ट, तो डेफिनेटली आई फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपके फोरम से ये बात लोगों तक पहुंचाऊं कि जो एजुकेशन का राइट है हम उसको निगेट नहीं कर सकते हैं, और एजुकेशनल अरेंजमेंट्स करना डेफिनेटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तमाम वो तालीमी अदारे जो कि इसके इंतजाम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बच्चा है वो चाहे किसी भी प्रॉब्लम के साथ है, इशू के साथ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस तक पहुंचे, और अगर वो उसके लिए खुद कुछ अरेंजमेंट्स नहीं कर सकती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई वसाइल इस तरह के बनाए जाएं कि वो उससे फ़ायदा उठा सके। पर हर तालीम के अंदर लेके आना उसको है। फर्स्ट स्टेप ये है, हम थोड़ा सा अगर अपनी सारी उसको सम अप कर लें, फर्स्ट स्टेप ये है कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड देन एजुकेशन। एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन जो है वो उनके लिए एक प्रॉपर जो है वो पेरेंट्स को एक पूरा सपोर्ट करती है, एक रिलीफ देती है कि 5-6 घंटे बच्चा स्कूल जा रहा है या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहा है तो पेरेंट्स भी रिलैक्स होते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट इमेजिन द स्ट्रेस लेवल ऑफ मदर्स जो कि उनके साथ इतने घंटे गुजार रही हैं। इवन दे कैन नॉट गो फॉर एनीवेयर, वो कहीं कहीं अपने सोशल सेटअप में नहीं जा सकती हैं। थोड़ी देर के लिए भी उनको छोड़ना, आप किसी भी बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ बच्चे हैं, आप उनसे पूछें माओ से कि वो 1-2 घंटे के लिए भी उन बच्चों को छोड़ के जाना, किसी के हवाले करके जाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी आपने बात की है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम नॉर्मल बच्चों को जो मतलब किसी डिसऑर्डर के बगैर होते हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, और ये तो फिर स्पेशल हमारे बच्चे हैं और होते हैं, इनको तो फिर आप बोलें कि 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकते, और बहुत टफ लाइफ होती है उन पेरेंट्स की जिनके साथ ये इश्यूज हो रहे होते हैं। लेकिन कोऑपरेशन करना उनके घर वालों का, पेरेंट्स का और हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि ये इनके लिए वाकई में एक स्टेप होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, और जो मैंने आपको एक सिनेरियो किया था आपके साथ डिस्कस मैम, उसमें यही है कि वो बच्चे की स्टडी जो है वो नहीं हुई, वो अभी भी सिर्फ घर में और बस कह लें कि गुजारा है, और बस किसी ऐसे स्कूल में कराया हुआ है जिसमें शायद वो कुछ लर्न नहीं कर रहा। और हालांकि अगर मैं देखूं कि उसकी बिहेवियर की फिक्सेशन ये है कि वो बहुत अच्छी गाड़ियां जो है वो खोल लेता है, और हर तरह से खोल लेता है और वो बहुत छोटा था जब मैंने उसको देखा, अब तो माशाल्लाह वो बड़ा हो गया होगा, तो वो तब 5 to 6 ईयर्स का होगा, और उसने इतनी बड़ी गाड़ी थी और उसने फुल खोल ली और उसके एक एक कह लेंगे पार्ट्स को अलग कर दिया। उसके बिहेवियर में ये स्पेशलिज्म थी कि वो ये कर सकता था। तो लेकिन हम लोग फोकस नहीं देते, कोई इतनी कह लें कि हमारे अपने साइकोलॉजिस्ट जो हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी कह लें कि हम इतना दिमाग कहाँ यूज करें, इस चीज को निग्लेक्ट कर जाते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं करते। क्योंकि जब वो बच्चा वहां चेक करवाने जा रहा है तो उसको उसी दौरान में अगर आप लोग वहां पे एडमिशन दे देते तो शायद वो बच्चा इस स्पेशलिटी के साथ बहुत आगे जा सकता था। तो ये थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, ये हमारी सोसाइटी में इस चीज की बात होने की जरूरत है कि जब अगर वो दुनिया में आ गया है, चाहे वो किसी डिसऑर्डर के साथ है, लेकिन है तो सही ना, स्पेशलिटी उसके अंदर भी है जैसे हर नॉर्मल इंसान के अंदर होती है। हम गाड़ियां नहीं खोल सकते, हम या कोई इस तरह का काम नहीं कर सकते जिस तरह का वो बच्चे कर सकते हैं, उनके पास जी, स्पेशलिटी तो होती है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन इंस्टीट्यूट्स के हम इस तरह के अरेंजमेंट्स करें कि जो उनके लिए अल्टरनेटिव वेज हैं, ये जो उनकी एबिलिटीज हैं हम उनको एक्सप्लोर करने का मौका उनको दें, और उसके अंदर उनको हम प्रोविजंस दें कि वो कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं, और किसी भी ऐसे एरिया को चूज कर सकते हैं, ऐसी स्किल को वो चूज कर सकते हैं कि उसको सक्सेसफुल। बिल्कुल ऐसे मैम, बिल्कुल ऐसे ही, और स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने साइकोलॉजिस्ट से जो कि इस टाइम इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो जरा प्लीज इस चीज पे तवज्जो दें, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है इसको भी हम लोग ही डील करते हैं, और जहाँ पे हमारा काम है आप लोग अपना काम दें, फिर आप मेडिकल को अगर वहां पे मेडिकल की फील्ड का काम आ रहा है आप उनको रेफर करें, डॉक्टर को करें, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएं। क्योंकि अगर कोई आप अल्लाह ताला ने आपको सीट पे बिठाया है तो आपके पास ये अल्लाह की तरफ से ये खूबी है, और ये कह लें कि आपकी तरफ बहुत ज्यादा आप पसंद किए गए हैं कि आपके पास अल्लाह ताला ने इस चीज को भेजा है, तो इसको ऑनर करें और अपना जो फर्ज है वो मुकम्मल तौर पे निभाएं। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्मी सिटी। जज़ाकल्लाह, ये बहुत अच्छा टॉपिक था जिस पर डिस्कशन और अवेयरनेस देना बहुत जरूरी था। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगी कि आप हमें जरूर किसी और सेशन में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ जरूर ज्वाइन करेंगे, और हम उसको इसी तरह ही बहुत अच्छे से डिटेल से लेके चलेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। डेफिनेटली, थैंक यू।